बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। मुआशी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर एक दूसरे के साथ बात करने का हौसला रखे। जबकि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले तहरीरी मुआहदे में कहा गया कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करे, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह गुज़श्ता माली साल के मुताबिक की जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, आपको डॉक्टर साहब, आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि इदारों के दरमियान फासला नजर आने लगा है। ऐसा क्यों है? पहले तो जी, सबसे पहले तो अरशद नदीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और सारी कौम इस वक्त जो है, या दुनिया भर में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर भी लोग ये जो अरशद नदीम की स्टोरी है, उनकी जो स्ट्रगल है, और जिस तरह से आप ये देखें कि क्या वो नौजवान उठा है और कैसे उसने एक अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट किया है और कहीं से उसे कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली। दुआएं उसके साथ, ज़ाहिर है उसके अहले खाना की, या जो ट्रेन कर रहे थे वो लोग सब थे, लेकिन वो कैसे आगे गया और कितनी उसके पास ट्रेनिंग थी, कितने उसके पास वसाइल थे, और वो गोल्ड मेडल उठा के आ गए। तो सबसे पहले तो अरशद नदीम को बहुत बहुत उसके लिए दुआएं, उनके अहले खाना के लिए, और दिल से मुबारकबाद। और एक पूरी स्टोरी है, स्ट्रगल की पूरी स्टोरी है कि किस तरह आप मियाँ चुन्नू से उठे गांव से, और उसके बाद आप फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और आखिर में जाके आप जो है वो बिल्कुल अपना फोकस टारगेट अचीव किया और गोल्ड मेडल उठाया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ज़ाहिर है बिलावल साहब ने आज जो बात की है, एक तल्ख माहौल है यहाँ पे, जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारी जो हुक्मरान हैं वही एलीट भी हैं, वही एक ज़ाहिर है कि मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ परेशानियाँ हैं कुछ जगहों पे, मतलब उनके दुख जो हैं वो अलग हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो सुपर रिच हैं, सुपरा रिच, उनके वो परेशान है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये क्या सूरत हाल है, कैसे बनेगा, क्या होगा, तबादले, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, और उसमें जो है वो जो गरीब मिडिल क्लास तो जो है वो नहीं है, एग्जिस्ट करती बहुत ज़्यादा। जो गरीब गुरबा जो हैं वो देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक गैर यकीनी सी है सियासी फ़ज़ाओं में, तो ये किस तरफ जाती है वो देखना है। और इसी दौरान जो है वो एक बहुत जो है वो इंतहाई तल्ख मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया जो कहा जाए, या जिसको शुमाली अफ्रीका भी कहा जाए, या पूरी दुनिया, उसमें जो गज़ा में जो कत्लेआम जारी है अभी भी, और वहाँ पर अचानक जो है वो एक, और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद, और उधर जब हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उनके करीबी साथी फवाद शुक्र को जब निशाना बनाया गया, तो उसके बाद एक बिल्कुल इस वक्त जंग का माहौल है, बड़ी जंग का। लेकिन इसमें रशिया और चाइना ने दरमियान में आके माहौल को थोड़ा सा इसका स्पिल ओवर रोकने की कोशिश की है। लेकिन जो एक बहुत अहम बात हुई है वो ये हुई है कि वाइट हाउस का एक एलामिया जारी हुआ है, अगर हम छठी स्लाइड दिखा सकें, और ये मुश्तरका एलामिया है 3 मुल्कों के सरबराहान का,
जिसमें से एक जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन है, एक जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सीसी हैं, और तीसरे जो हैं वो कतर के अमीर कतर हैं। और उनकी तरफ से ये जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त को कोई भी फरीक जो मुआहदा सीज फायर का तय पा गया था, जो प्रेसिडेंट बाइडन ने जिसका ऐलान किया था और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी करारदाद के ज़रिए जिसको मंजूर कर लिया था, उसको फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और ये वाइट हाउस का एलामिया जो है ये जैसे ही जारी हुआ तो उसके कुछ देर के बाद इसराइल के सदर नेतन्याहू ने कहा फ़ौरन, अगर हम इसकी लैंग्वेज पहले ज़रा देख लें इस एलामिया की, इट इज़ टाइम टू ब्रिंग इमीडिएट रिलीफ बोथ टू द लॉन्ग सफरिंग people of Gaza as well as long suffering hostages and their families. Time has come to conclude the ceasefire and hostages and detainees release deal. अच्छा, 3 of us, 3 सरबराहान and our teams have worked tirelessly, कई महीनों से काम कर रहे थे। एग्रीमेंट जो है ये बेस होगा, और ये इंटरेस्टिंग बात ये, now on the table with only the details to implementation left to conclude. एग्रीमेंट जो है ये बेस कर रहा है प्रेसिडेंट बाइडन 31 मई 2024 और इंडोर्स बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2735। ठीक है, ये लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और कतर। देयर इज नो फर्दर टाइम टू वेस्ट और एक्सक्यूजेस फ्रॉम एनी पार्टी फॉर फर्दर डिले, किसी किस्म की डिले एज मीडिएटर्स। अच्छा, इसमें ये बड़े गैर मुतवक्को तौर पे आया है, लेकिन इसमें जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से प्रेसिडेंट बाइडन को और उनको कहा गया है, अच्छा हमास की तरफ से इसके ऊपर कोई उनके जो पोलिट ब्यूरो के सरबराह हैं याहिया सिनवर, उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आया, और ये भी हम नहीं जानते कि वो मुज़ाकरात या बाकी सारे मामलात में किस तरह से बाकी दुनिया से वो डील कर रहे हैं। ये पहले तो एक कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन बहरहाल पता ये चला कि जो हमास है वो फुली, या आप समझें कि कोई 80% उसके जो मुख्तलिफ उसकी जो बटालियंस या उसकी जो कमांड्स थी जो ख़त्म हुई थी, जो तबाह हुई थी, साथ जो नुकसान हुआ था, वो 75 से 80% दोबारा रिकवर हो गए हैं, और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने फिर दोबारा खान यूनुस से रॉकेट बरसाए दोबारा, और इसराइल ने कहा कि खान यूनुस को खाली किया जाए और हम दोबारा हमला करने आ रहे हैं। दरमियान में ये स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, स्टेटमेंट आ गई और इसके साथ ही फिर ये हुआ कि जी नेतन्याहू ने फ़ौरन नेतन्याहू के ऑफिस से ये बयान आया कि हम इसराइल की टीम को भेज रहे हैं, काहिरा या कतर जहाँ पर भी वो कहें हम फौरी तौर पे भेज रहे हैं, और हम मुज़ाकरात में दोबारा शामिल हो रहे हैं। और ये छोटी मोटी नहीं, ये जो अमेरिकन्स की तरफ से बात हो रही थी, अमेरिकन्स ने ख़ुद पेश किया, इसराइल का मुसव्वदा पेश किया, उसके बाद हमास से कहना शुरू कर दिया कि आप जो है इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ठीक है, और नतीजे में दरमियान में ये हुआ कि याहिया सिनवर जो हैं वो तो अब बने, लेकिन इससे पहले इस्माइल हानिया ईरान में, और उससे पहले फवाद शुक्र जो है वो उनको लिबनान में निशान, और सैकड़ों या हज़ारों और शहीद हो गए लोग जो कि गज़ा में। अब जनाब हमास की तरफ से एक खामोशी है इस वक्त, लेकिन पिछले 24 घंटों में हूतीज़ ने क्लेम किया है कि उन्होंने USS कोल को और USS लेबोन को 2 जहाज़ों को यहाँ पे निशाना बनाया है, वॉरशिप्स को। ये मैं 20 स्लाइड कोट कर देता हूँ मेरिन लिंक की। कंटेनर शिप्स को भी और वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया है। ठीक है,
मैरीन लिंक, अब ये जो निशाने हैं ये वॉरशिप्स पे हो रहे हैं, ये जहन में रखें, ठीक है। 2 US डिस्ट्रॉयर्स और एक कॉन्ट शिप ओनो। अच्छा, इसकी तस्दीक या इसकी तरदीद हुई है एक सेंटकॉम की तरफ से, लेकिन हूतीज़ अपनी बात पे कायम है कि उन्होंने वॉरशिप्स को निशाना बनाया है, मिसाइल्स की बारिश की है। और फिर राइटर्स ने कुछ देर पहले खबर दी है, ये 22 देखें कि ऑयल टैंकर अटैक 4 टाइम्स, यमन के पास क्रू और ये सेफ है। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि उनकी तरफ से हमास, मैं ये देखता रहा कि हमास किस तरह अब करेगी, उनका किस तरह से वो फंक्शनिंग कैसे होगी हमास की, क्योंकि वो तो IS अनवर तो अंदर मौजूद है, लेकिन हमास का एक तंजीमी ढांचा मौजूद है, तो उनके तर्जुमान अपनी जगह मौजूद हैं। वो तर्जुमान कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं IS अनवर से या बाकी, ये आप इसको ना डिस्कस करें तो बेहतर है। लेकिन ये है कि इसमें अरब ममालिक की तरफ से एक बात की गई है बड़ी वाज़े तौर पे। कतर और मिस्र जो हैं वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा, जो कुछ हुआ वो मीडिएट करने आए दरमियान में, किसी तरह से ये खून खराबर हो गए, वो पीछे हट गए। अब चाइना और रशिया आए दरमियान में, और उसके बाद ये अरब ममालिक की तरफ से OIC समिट और बाकी सारे इजलास पिछले चंद दिनों में बड़ा क्लियर मैसेज किया है प्रेसिडेंट बाइडन को कि आप नेतन्याहू को अगर तो साइन कर, ये जुमेरात 15 अगस्त को मुलाकात हो रही है, तो या तो नेतन्याहू को आप समझा दें, वरना यह है कि फिर प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि नेतन्याहू इस पर साइन करेगा। अच्छा, नेतन्याहू की तरफ से इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक तो ये कि गजा और रफा के बॉर्डर पे हम बैठेंगे, दूसरा ये है कि इसमें जो कैदी हैं वो रिहा कितने करने कितने नहीं करने। तो अब उनकी तरफ से, हमास की तरफ से जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने जो कैदियों की लिस्ट रखी है, सारा मुआहदा वही था ना पहले जो तय पाया था कि पहले इतने यहाँ से रिहा होंगे, इतने। सबसे ऊपर जो कैदी है वो मरवान बरगूती का नाम रख दिया उन्होंने कि सबसे पहले मरवान बरगूती रिहा होंगे। मरवान बरगूती जो है वो 2001-2 से वो जेल में, और मरवान बरगूती जो है वो ये जहन में रहे कि वो तंजीम के सदर हैं। तंजीम जो है फतह की कास्करी विंग है, यानी आप इसको कस्साम ब्रिगेड से, अलकुज ब्रिगेड से अलग, इसको फतह यानी ये यासिर अरफात वाली या महमूद अब्बास वाली फतह का जो अस्करी ब्रिगेड जो मगरबी किनारे पे, लेकिन महमूद अब्बास के साथ इनके अख्तलाफात पैदा हो गए। यासिर अरफात के करीब थे, महमूद अब्बास के साथ अख्तलाफात पैदा हुए, फिर ये जो हैं ये दोनों इंतफादात में बहुत एक्टिव थे। फिर उसके बाद ये महमूद अब्बास के ये अरेस्ट हो गए, महमूद अब्बास से इख्तलाफात पैदा हुए, जेल में चले गए, पिछली कई दिहाइयों से जेल में। और हमास के साथ भी इनका इख्तलाफ रहा, क्योंकि ये 2 रियासती हल के, यानी इनका कहना ये था कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये थे जो हैं, यानी हमास तो अभी 2017-18 में आई है ना 2 स्टेट सोल्यूशन पे, उससे पहले तो हमास रिवर टू सी वाली बात थी, तो खामोशी से ऐलान नहीं किया हमास ने, लेकिन वो 2 स्टेट के ऊपर हमास है, तभी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जो है वो जो मरवान बरगूती को 2011 में जब रिहाई हुई, एक इसराइली फ़ौजी के बदले में, जब 1000 के करीब यहाँ से फ़लस्तीनी रिहा हुए एक इसराइली फ़ौजी के बदले, तो उसमें नेतन्याहू था उस वक्त भी, उसने कहा मैं एक आदमी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, जेल से रिहा नहीं करूंगा, और उसका नाम है मरवान बरगूती। क्योंकि मरवान बरगूती की, यानी ये मैं उस रिहाई की बात कर रहा हूँ जिसमें याहिया सिनवर रिहा हो गए थे, मरवान बरगूती को रिहा नहीं होने दिया, और मरवान बरगूती को रिहा नहीं होने दिया। और यहाँ पे मैं टेलीग्राफ 2011 का सर्च शो करता हूँ कि गिलीश शालित की जो 5वीं स्लाइड है, मरवान बरगूती लेफ्ट आउट ऑफ प्रिजनर्स। मरवान बरगूती को इसलिए नहीं छोड़ा कि मरवान बरगूती की रिहाई में ना हमास उस वक्त तक वो उसके कोई कुर्बत नहीं थी, उधर अल-फतह, उधर ये, और महमूद अब्बास भी नहीं, और इसराइल भी नहीं, तो मरवान बरगूती जेल में रह गए। और मरवान बरगूती सबसे, अब मगरबी किनारे पे इस्माइल हानी, मगरबी किनारा यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंडर जो मगरबी किनारा है, वहाँ पर इस्माइल हानिया जो कि हमास के हैं, फतह के नहीं हैं, उनकी शहादत पे मुजाहरे शुरू हो गए हैं। तो इससे पता चला है कि जी हमास और जो ये हैं अब इनकी मगरबी किनारे को भी यहाँ पर ये, तो अब एक सूरत हाल बड़ी ऐसी है कि जिसमें हिज़्बुल्लाह, ईरान ने तैयारी पकड़ी हुई है, हिज़्बुल्लाह ने तैयारी पकड़ी हुई है, लेकिन एक खामोशी है, डिले है इसमें कि क्या अगर ये मुआहदा जल्दी साइन होता है। अच्छा, ये हफ्ते का दिन दे दी है, यानी 15 अगस्त की, अगर अलामी में देखें तो 15 तारीख है उसमें,
ये 15 अगस्त से शुरू होंगे मुज़ाकरात। तो अगर ये 15 तक से शुरू होंगे तो इसके दरमियान में क्या और कुछ महदूद पैमाने पे ईरान कुछ करेगा, यानी ऐसा जिसके नतीजे में डील ना हो, कोई पर्सन किसी आदमी को या किसी और कोई टारगेट करेगा, ये हिजबुल्लाह, या ये कि वो इस डील को होने देंगे कि कैदी सारे रिहा हो जाएं और जंगबंदी हो जाए और अरब ममालिक की फ़ौजें आ जाएं, मतलब या इसको और फ़लस्तीनी रियासत की तरफ आगे बढ़ा जाए, या ये अपना। तो एक इस वक्त अचानक दोबारा से, और कतर बिल्कुल तैयार नहीं था, मिस्र तैयार नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन थी बहुत ज़्यादा कि ये, लेकिन फिर दोबारा से बात हुई कि नहीं, अब जो है एक मौका ऐसा है कि इस वक्त जो है वो, अच्छा इस दौरान जाहिर है कि हुतीज़ अपनी जगह पर वो, यानी इस दौरान ये बढ़ेगा प्रेशर गालिबन कि जल्दी कराओ, ठीक है ना, मतलब जल्दी सीज़फायर कराओ, जल्दी करो। नेतन्याहू मतलब हिजबुल्लाह क्या, मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठे हैं सारे, कुछ ना कुछ इसमें होगा। वो भी डिफेंस उनकी भी तैयार है, इधर भी तैयार है, उधर वो खान यूनस के ऊपर अटैक, या ये सनवर खान यूनस से हैं, खान यूनस में ही पैदा हुए थे जहाँ पे ये जो बर्बाद हो गया पूरा इलाका, और वल मसावी की तरफ उनके ख़ानदान के लोग, ये जो इलाके के लोग हैं बार बार जाते हैं, जो सेफ एरिया है वहाँ, एक तो वहाँ अटैक हो जाता है, फिर वहाँ किसी और के रहने की जगह भी नहीं है, इतना कंजस्टेड हो गया वो इलाका जो साहिल के साथ है बिल्कुल। तो ये सारी सूरत हाल वहाँ पे जन्म ले रही है। अच्छा, मैं जो बात जो बार बार कह रहा हूँ ना कि काफ़ी दिनों से, ये पूरा जो है ना, यानी जॉन के, अगर मैं उनकी गुफ्तगू को या उनके नज़रियात को मैं लेके चलूँ जो कि रियलिज़म की बात करते हैं, और द ग्रेट डिल्यूजन, और उन्होंने जो है वो हालिया अरसे में रियलिज़म की बात तो काफ़ी लोग करते हैं, रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना, ठीक है। तो ये ऑफेंसिव रियलिज़म की जो थ्योरीज़ हैं इसके ऊपर वो काफ़ी एक्टिव हैं। किताब ग्रेट डिल्यूजन भी उनकी आई है, उससे पहले पावर ऑफ ट्रेजेडीज, और काफ़ी किताबें इनकी, काफ़ी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और ये सारे। अच्छा, ये एक पूरा जो सिस्टम है ना, जैसे मैंने बांग्लादेश की बात कल की थी, मैंने बांग्लादेश की बात की थी कि भाई बांग्लादेश का सिस्टम ख़त्म हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया है क्योंकि केयर टेकर कैबिनेट कैसे बनी? भाई केयर टेकर कैबिनेट जो है वो ना हुकूमत है ना अपोजिशन है। हुकूमत तो भाग गई इंडिया, अपोजिशन थी नहीं, उसने हिस्सा ही नहीं लिया, तो केयर टेकर कैसे बनी? तो आज फिर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछा कि ये अब इसमें क्या, ये जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर कैबिनेट आई है और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको जायज़ करार दे दिया, क्योंकि सूरत हाल एक ऐसी हंगामी सूरत हाल है कि जो उसमें आर्टिकल 106 गालिबन, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये लीगल है, ठीक है, ये काम करे अपना। लेकिन एक आप ऐसा क्याओस देखें ना, जहाँ ना हुकूमत है ना अपोजिशन है और मार्शल भी नहीं है, ठीक है ना, और अदालत, तो इसका मतलब है कि, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर है, ये जॉन मीर शैमर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं अगर उनकी डेफिनेशन को लूँ, देखिए ये अभी उनका जो होगा 25-26 मार्च को उनकी जब यौम आज़ादी होगी बांग्लादेश की, तो वो कैसे होगी? क्या वो मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगा के उनको उनकी फ़ौज और अवाम सलामी देंगे? कैसे होगा? कैसे होगा? मतलब जिस आदमी के मुजस्मे गिरा दिए हैं पब्लिक ने, या ये कि अबू सईद जो नौजवान है जिसके सीने पे गोलियां मारी हों, जिसके घर कल जा रहे हैं मिलने के लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, रंगपुर में, उसको सलामी दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओल्ड ऑर्डर तो ख़त्म हो गया ना। अब उनके बेटे कह रहे हैं वापस आएंगी इलेक्शन से पहले, हसीना वाजिद फलाने मांगने, गए तो गए, सारा ऑर्डर, पूरा सिस्टम गया। अच्छा, ऑर्डर क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं करूँ, मैं इसीलिए उनका मैंने जिक्र किया। यहाँ पे सेकंड स्लाइड अगर डेफिनेशन हम देखें, वो इस तरह से डिफाइन करते हैं ऑर्डर को कि ऑर्डर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प गवर्न द
इंटरेक्शंस अमंग द मेंबर स्टेट्स। एक अवामी जो ऑर्डर है, पहले ज़रा इसको ज़रा जल्दी से मैं बात करके फिर अपने उस वापस आता हूँ ज़रा पॉलिटिक्स के ऊपर। बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। एक बैनुल अक़वामी ऑर्डर किया है जिसमें बहुत सारे जो अदारे हैं, बैनुल अक़वामी अदारे मुनज़्ज़म, वो मुख्तलिफ रियासतों के या मेंबर्स या नॉन मेंबर्स, और हर मुल्क का होना ज़रूरी नहीं है, ग्रेट पावर्स जो होती हैं किसी भी दौर में, वो बनाती हैं और मैनेज करती हैं उन ऑर्डर्स को। ठीक है, वो ऑर्डर जो है वो क्या है कि मुख्तलिफ अदारे, वो उनके अंदर फिर अराकीन ममालिक मुख्तलिफ, और फिर वो जो है वो ग्रेट पावर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? थर्ड स्लाइड, वो कह रहे हैं एटलीस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पावर्स में होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्डर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद बाउंडेड ऑर्डर छोटे, जो कि रीजन के अंदर छोटे छोटे बन जाएं, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें ग्रेट पावर्स होनी चाहिए और तकरीबन तमाम स्टेट्स को होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर जो बात है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया मल्टीपोलर थी। आप अलाइज देख लेना, तो बहुत सारे अलाइज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, बहुत सारे अलाइज हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, कुछ उसमें सुपर हैं, लेकिन वो अलाइज एक जैसे नहीं है। उनमें एक बड़ा बादशाह है, दूसरे उसके वजीर हैं, यानी इस तरह से अलाइज बने हुए हैं ना। अमेरिका है कहीं, कि फ्रांस कहीं, एक या दो बड़े मुल्क हैं, जंगें हो रही हैं आपस, सल्तनतें आपस में, अलाइज हैं, ये पावर्स हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्डर बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसे ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मल्टीपोलर दुनिया है, फिर बाइपोलर बन गई, लेकिन बाइपोलर में भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। बाइपोलर में भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, और वो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो इस थ्योरी के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद बनता है, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, और वो भी जो है वो उसमें भी दो सिस्टम्स हैं, एक नेटो है तो एक वार्सा पैक्ट है। ठीक है, एक नेटो है, एक वार्सा पैक्ट है। कुछ दुनिया जो है वो एक ब्लॉक में है, कुछ दुनिया जो है वो सोवियत ब्लॉक में है, कुछ दुनिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में है। दुनिया तकसीम है, लेकिन दो है ना, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, और इसमें जो है वो, तो ये जो सिस्टम था, ये वो सिस्टम नहीं है जो अभी तक है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिस्टम अभी नहीं है। ये सिस्टम बर्लिन वॉर गिरने के साथ ही खत्म हो गया, और बर्लिन वॉर गिरी तो दुनिया यूनिपोलर हो गई, और जब यूनिपोलर दुनिया हो गई तो उस यूनिपोलर दुनिया में एक ही ताकत है, तो मुतबादिल कोई है ही नहीं। तो उस यूनिपोलर दुनिया में उन्होंने पहले तो कहा कि यार एक मिनट ठहरो, नेटो को एक्सपेंड करो। अब जब नेटो की एक्सपेंशन कैसे बनती थी, जब सोवियत यूनियन टूट चुका है, तो नेटो की एक्सपेंशन कैसे बनती थी? एक्सपेंड होता गया नेटो, और नेटो एक्सपेंड होता गया, और इसलिए कि ईस्टर्न डेमोक्रेसीज, यानी एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि अमेरिका को सूट कर रही है, वो डेमोक्रेसीज आना जरूरी है। तो डेमोक्रेसीज लानी है बैल्कन्स में, ईस्टर्न यूरोप, ये ईयू एक्सपेंड होता गया, ईयू भी एक्सपेंड होता गया, बल्कि बना ईटो तो ईयू तो 93 में तो बना ना, 89 में बर्लिन वॉर गिरी है, 93 में तो ईयू बना है। और फिर नेटो एक्सपेंड होता गया, क्योंकि सामने कोई नहीं है। अच्छा, रशिया भी आ गया इसमें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। चाइना पहले से था, रशिया बाद में आया, और उसमें जो है वो चाइना तो ताइवान की जब, अच्छा, और उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि उसमें ये था कि जो मैडलिन ऑलब्राइट, वो कहती थी कि इसमें मतलब उनकी थ्योरी ये थी कि इतनी डेमोक्रेसीज आगे बढ़ जाएं कि हो सकता है हम ये डेमोक्रेसीज बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन हो रही है, तो हो सकता है हम इसमें रशिया को भी ले लें,
क्योंकि रशिया को भी डेमोक्रेसी, ये जो हमारी एक लिबरल डेमोक्रेसी है, इसमें ये रशिया में भी होनी चाहिए। अब इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, पार्लियामेंट बन रही है वहाँ पर भी। उसके बाद जनाब क्या, चाइना WTO में आ गया दिसंबर 2001 में। फिर अगर जमहूरियतें लाओ, बुश डॉक्ट्रिन क्या थी? यूनिपोलर वर्ल्ड है ना, जमहूरियतें लाओ, मगरबी जमहूरियतें। बिस्मिल्लाह कहाँ से की उन्होंने? मशरिक वस्ता। अफगानिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट होगी, हमारे सामने की बातें हैं ना। इराक में होगी, लीबिया में होगी। इधर सत्यानाश हो गया रियासतों का भी, और खुद वो भी कंज्यूम हो गए। यूनिपोलर वर्ल्ड। और उसमें जो है वो इसी दौरान जो है, तो वो यूनिपोलर, यानी इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर गिर रहा है इस वक्त, ये डिबेटेबल है कि ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है या ये पोस्ट बर्लिन वॉर ऑर्डर है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो आहिस्ता 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 मुतबादिल पावर्स खड़ी हो गई दोबारा। और फिर ब्रिक्स, नेटो की एक्सपेंशन रोकी, यूक्रेन 2014। वही मैंने बात बताई ना कि क्या सोच सकता था अमेरिका, क्या सोच सकता था कि 2001 में वो चाइना को WTO में ले जाए और ये कहे कि चाइना जो है, हम चाहते हैं कि वो भी कैपिटलिस्ट मार्केट का एक हिस्सा बन जाए हमारे साथ, और छोटा बच्चा बन के रहे, और जो हमारी वैल्यूज हैं वो चाइना पे अप्लाई हो जाए। तो 2001 में एक तो 9/11 आखिरी दिनों में हुआ है ना, सितंबर में। दूसरा उससे बड़ा अगर आप देखें जो तारीख पे वाकया रहेगा, वो रहेगा कि चाइना एंटर हो गया दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में चाइना WTO का मेंबर बन गया, और आज़ाद तजारत होगी। और सवाल ही पैदा, मतलब वो कहते हैं ना, एंड ऑफ हिस्ट्री, फुकायामा की, बस खत्म। इसके बाद बस सब हंसी खुशी रहेंगे दुनिया में, और अमेरिका बहादुर राज करेगा। अब जनाब वो ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, वो ऑर्डर पे कोलैप्स हो रहा है। SCO बन गई, दुनिया के मुल्क चाह रहे हैं। अरब लीग दोबारा पावर में आ गई। ये अरब लीग जो है ये तकरीबन फारिग हो चुकी थी कई सालों से, सद्दाम हुसैन, ये अरब लीग पावरफुल हो गई अचानक। आप नोट करें, ये भी अरब लीग अचानक। OIC आपको पावरफुल नजर आ रही है। ये OIC जो है, ये वो OIC जो मजाक लोग, नहीं, वो ऐसा नहीं है। ये OIC ने, इसमें से देखें अगली जियो पॉलिटिक्स इसमें से जन्म लेगी, लेकिन इसराइल फारिग हो गया है, फारिग हो गया ना। अमेरिका ना आता, इसराइल क्या था? अमेरिका को आप अभी कहें कि नहीं है, अमेरिका को पीछे हटाएं, तो इसराइल का तो भुरकस निकाल देंगे नेतन्याहू का। इसराइल का भुरकस निकल जाएगा। वो वाहिद वजह ये है कि अमेरिका, और वहां पर भी इसराइली लॉबी वीक हो गई है। इतना ज्यादा, इतनी फंडिंग हो रही है कि वो आज तक इतनी फंडिंग ही नहीं हुई कैंडिडेट्स को या डेलीगेट, अभी तो डेलीगेट्स लेवल पे। इशू ये है कि वो जो है वो एक्सपोज हो गया, टेक्नोलॉजी फलाना ढिमाकना, उधर हमास, और फिर उस नॉन स्टेट एक्टर्स, हुतीस, फौज नहीं आ रही सामने किसी मुल्क की, हुतीस, ठीक है, तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह, और ये जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, स्टूडेंट्स, उन्होंने खड़े होकर पूरा ऑर्डर गिरा दिया। अब ये ऑर्डर जो, अच्छा किसिंजर जो है, किसिंजर क्या कहते थे भाई? किसिंजर जो है ये जो ये जो दोबारा बुश और ये बुश सीनियर जब उतरे, उन्होंने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो यही था ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 90 में खड़े हो गए बुश सीनियर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ही ऑर्डर होगा बस दुनिया में, ठीक है ना। और कोई जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सामने आए। अच्छा, किसिंजर की क्या थ्योरी थी? किसिंजर ने कोल्ड वॉर, और वो आखिर तक वो किसिंजर एक ही बात कहता रहा कि किसी तरह रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना। कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह यह थी कि रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं हुए, और अमेरिका की दोस्ती करा दी चाइना से पाकिस्तान में। अमेरिका से चाइना की दोस्ती करवा दी। निक्सन और किसिंजर यहां आके गए ना मरी में रात को, तो अमेरिका और किसिंजर, अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दी।
और चाइना और अमेरिका साथ, और ये किसिंजर की डॉक्ट्रिन थी कि इनको कभी रशिया और चाइना को नहीं मिलने देना आपस में, ये फिर वो कोरिया वाला हाल हो जाएगा और वेतना इनको अलग रखो। अब जनाब उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया, तो और चाइना जो है, अमेरिका खुश कि चाइना तो हमारे साथ है, इसको WTO में लाओ, ये करो, टेक्नोलॉजी दो, आगे पीछे कोई इशू ही नहीं। चाइना तो क्या इशू है, चाइना तो जबरदस्त बच्चा है हमारा ये अमेरिका की थ्योरी थी। WTO में लाओ चाइना को, रशिया में जमहूरियत बहाल करो, अगर नेटो में रशिया भी को भी ले आएंगे आगे जाके, ये प्रॉपर बात। अब इशू ये सारा वो पूरा ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। अब मैं जो बात ही कह रहा हूं ना कि देखें, ये नजरिए जरूरत के तहत हुआ है ना, एक हंगामी सूरत हाल पैदा हुई बांग्लादेश में, जिसके नतीजे में ना हुकूमत है, हुकूमत भाग गई, ऑपोजिशन थी नहीं, तो केयरटेकर कैसे बन, हमारे यहां तो फिर भी चले राजा रियाज साहब थे ना, वहां तो एक अजीब बेसरोपा किस्म की एक सूरत हाल क्रिएट हुई। लेकिन मुल्क में, अच्छा, और जाने से पहले मैं चंद सेकंड लूंगा, ये जो 23rd स्लाइड में चाहूंगा कि जल्दी से दिखाऊं ताकि ये थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि इसके पीछे अमेरिका था। तो जनाब अमेरिका तो मुबारकबाद दे चुका है, लेकिन 23rd स्लाइड देखें, अमेरिका ने सबसे पहले मुबारकबाद दी है डॉक्टर यूनुस को। और ये देखें आप, चाइना ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को वेलकम किया है और कहा है कि वो डेवलपमेंट पाथ इंडिपेंडेंट जो है वो रिस्पेक्ट करता है उसकी, जो कि वहां के लोगों ने चुना है। और इससे पहले रिपोर्ट हुई थी कि वहां पे उनकी जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आ गए। चाइना फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज और इंटरनल अफेयर्स, और ये उनके स्पोक्सपर्सन थी। अब इसी को अगर आप 25th स्लाइड में सिर्फ दिखा के, अगर चंद सेकंड है हमारे पास तो मैं उसको ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्लोज कर दूं उसको। ये 25th स्लाइड देखें आप, वो कह रहे हैं कि वही बात, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज, वी रिस्पेक्ट बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, sovereignty and territorial integrity and the development path independently chosen by Bangladeshi people. We stand firmly by our policy of good neighborhood and friendship with all people of Bangladesh. अमेरिका ने पहले कर दी है, चाइना ने भी कर दी है, पीछे कौन था? ये कोई देखे ना, वो ये कह रहे थे कि ये अमेरिका ने करवाया है, तो अमेरिका ने करवाया होता तो चाइना मुबारकबाद देता। कहनो सेंट मार्टिन आइलैंड या पता नहीं गोरा आदमी आया था, गोरे आदमी ने कहा मैं क्रिश्चियन, तो उसको चाइना सबसे पहले तो चाइना ने तो वो कह रहे हैं कि हम तो इंटरफेयर नहीं करते, हम अवाम ने जो फैसला किया अवाम के साथ खड़े हैं। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, एहसन इकबाल साहब की जानिब से कहा गया कि IMF की शराइत का आवाम पर काफ़ी बोझ पड़ा है, लेकिन IMF किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ये IMF जो है अभी आने वाले 2, 3, 4 सालों में एक नई शक्ल इख्तियार करेगी कि IMF जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो मुतबादिल ऑर्डर, अच्छा ये पहला यूनिपोलर ऑर्डर नहीं था जो ख़त्म हो रहा है इस वक्त। ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें टूटती फूटती, इत्तेहाद बनते, मुल्क सर उठाते, ख़त्म, ये सारा जो है ना एक लार्जर पिक्चर में आप देखें। इससे पहले भी यूनिपोलर वर्ल्ड रही है, रोमन एम्पायर, एशियंट इजिप्ट, मंगोल, अगर आप देखें तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड तो रही है, इससे पहले भी रही है। लेकिन ये जो रही है ना, ये वो है जो कि पैक्स अमेरिकाना, यूनिलेटरलिज्म, ठीक है, जॉन मियर शैमर की थ्योरी के मुताबिक, जिसमें ये अब तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्डर या ऑर्डर की बात करते हैं तो ये कि उसमें मुतबादिल बैलेंस ऑफ पावर हो। ये अब यहां जो हो रहा है, ठीक है, अब सारे पाकिस्तान, फिर दोबारा बात, पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है जो मैं कहता हूं ना कि अपना इंटरनल टर्मोइल जितनी जल्दी हम खत्म करें बेहतर है। पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर जगह आपको नजर आ रहा है, कई मुल्कों की तरह, और पाकिस्तान के सारे अंडे किसी एक टोकरे में भी नहीं है।
ये जितना स्यापा है ये सारा मैनमेड क्राइसिस है, जो हम लोग खुद, होता है ना कि कभी इस दीवार से टक्कर मारो, कभी उससे टक्कर मारो, कभी आईपीपी से पैसा कौन खा गया, कभी माल बनाओ, कभी डॉलर बाहर जा रहे हैं, ये सारी मुसीबत, ये जो ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है उसकी वजह ये है कि ये वो इस वक्त जो हमें ऑर्डर नजर आ रहा है ना, ये वो ऑर्डर है जो एक टेलीफोन पे कायम हुआ था। जमहूरियत लानी थी ना मुल्कों में तो एक टेलीफोन पे कायम हुआ था, या उस वक्त प्रेशर में थे मुल्क, ठीक है, और इतना प्रेशर में थे कि मतलब पाकिस्तान का जो आला तरीन ऑफिस है सिविलियन, उसकी तकरीब हलफ बर्दारी रुक गई थी कि हामिद करज़ई आएगा तो होगी, ये कंडीशन थी। ऐसा भी दौर था, ऐसा भी प्रेशर था। कौन हामिद करज़ई, कौन हामिद करज़ई आज 2024 में? वो अच्छा हर जगह है पाकिस्तान, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि ये सारा वो कौन से ब्लॉक्स, SCO ब्रिक्स में पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह, ये स्यापा ख़त्म हो तो, और IMF उधर से बेल आउट करेगा। उनकी कंडीशंस अच्छी हैं वैसे कि उसी बहाने ये लीड कैप्चर तो आपके सामने आ रहा है, और हमारे अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि पहली दफ़ा के माहदे, इतने सालों तक हमें नहीं पता था, वैसे हमें पता ही नहीं था कि 1994 से माहदे होते हैं और उसके नतीजे इतना पैसा खा जाते हैं। अब 2024 में हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप उस प्रेशर से निकल रहे हैं ग्रेजुअली। ये सारी जो बदमाशियाँ है, इन सब ने अपने ताने बाने रखे हुए थे बाहर, और इनके फ्रंट मैन और इनके लोग, और ये मुआहदा और वहाँ की अदा, फलाना दिमाग ना आगे पीछे। एक वो दफन हो गया वहाँ पे मशरिक़ वस्ता के अंदर, ठीक है, वो लाशें तो अभी तो ये देखते हैं कि क्या ये सीज़ फायर होता है नहीं होता। उधर हिजबुल्लाह, चाइना रशिया बीच में पीस कीपर, वो दरमियान में है। उन्होंने बुला के फतह को और ये 14 जो ग्रुप से इनसे कहा था कि साहब से इकट्ठे हैं। वो डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अलाइंसेज हैं, अब हर अलाइंस में पाकिस्तान मौजूद है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स में पाकिस्तान ने जाना है, SCO में पाकिस्तान मौजूद है, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी, OIC, इंतहाई फाल किरदार पाकिस्तान। वो आप छोड़ देंगे हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है, वो पाकिस्तान वो खामोशी से ताली नहीं बजा रहा। OIC के अंदर प्रोएक्टिव रोल है। मैं तभी कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी को खुदा का वास्ता ये जल्दी ये अंदर का मुल्क का क्या होता, वो किसी भी वे में, ये वो ऑर्डर्स हैं जो गए ठोकर पे उड़ा दिया उधर बांग्लादेश में, ठीक है ना, और चाइना मुबारकबाद दे रहा है। अब मुझे बताएं वो थ्योरी कहाँ गई, क्रिश्चियन स्टेट कुकी लैंड बनेगा, फलाम बनेगा, खत्म। उधर से अमेरिका कह रहा नहीं आओ हमारे पास मत आना, बरतानिया से वो कहीं फिनलैंड जाएंगी मोहतरमा, कहाँ जाएंगी, खत्म, ऑर्डर गए, कोलैप्स। और इसमें जो है वो आप OIC का मेंबर हैं, फाल मेंबर हैं। मैंने कभी OIC के इजलास में ऐसी लैंग्वेज और ऐसी गुफ्तगू, इसराइल देखें, ये तो मतलब फिर फौजें उतार देना, और फिर तो देखें ना, इजिप्ट कह रहा है कि हम मुआहदा तोड़ेंगे, आखिर में वही बात हुई है ना, उन्होंने कहा उसी पे जाओ वापस, और यानी नेतन्याहू उधर से, और अमेरिका ने ज़रा पीछे किया अपने आप को। ये लाइबिलिटी बन चुका है इसराइल, अब लाइबिलिटी, जैसे हसीन नवाजी लाइबिलिटी बन गई थी, सद्दाम हुसैन लाइबिलिटी बन गए थे, मुल्क लाइबिलिटी बन जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। बांग्लादेश देखें, ऑर्डर किया, ख़त्म, कौन बांग्लादेश, मतलब है कि G20 इजलास में शरीक थी मोहतरमा, तस्वीरें उतरवा रही हैं साथ साथ, स्पेशल गेस्ट। इनका यौम आज़ादी, मुझे नहीं पता किस दिन होगा यौम आज़ादी, भाई क्या उस दिन होगा, और तस्वीर लगा के सैल्यूट कर रहे होंगे मुजीबुर रहमान को, मुजस्मे कर रहे हैं जनरेशन Z ने। ऑर्डर कोलैप्स हो गया ना सारा, उन्होंने रुजू किया, आज उन्होंने कहा आप लीगल है, मुल्क आगे चलते हैं। चाइना ने कहा भाई हम आवाम के साथ खड़े हैं, जन्नू में चाहे कौन सा ऑर्डर क्या था पहले क्या नहीं था, हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, चाइना स्टेट। उधर से उन्होंने, अमेरिका का क्या बयान है, हम जमहूरी इक़दार की हमायत करते हैं, जो अवाम का फैसला है वो हमारा फैसला, ख़त्म, मुल्क आगे चल पड़ा। और मैं कल भी जो बात की थी कि वो पहले शायद सेपरेशन थी, पाकिस्तान से सेपरेशन हुई, इंडिया से डाइवर्स हो गई है। अच्छा, तो सेपरेशन में उसमें थोड़े बहुत चांसेस, और अच्छे ताल्लुकात रहते हैं तो हमारे और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अब इशू ये है कि अब इस पूरे मामले में आप ये देखें कि वहाँ पर एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है।
आसियान बन गया था पहले, लेकिन आसियान अभी तक आसियान ने न्यूट्रल रखा हुआ है, ना अमेरिका के हाथ आया है ना कंप्लीट चाइना, और चाइना तो इंटरफेयर करके आगे पीछे कुछ जगहों पे। अब मुझे बताएं इस पूरी सूरत हाल में अगर अचानक वो चाइना कहता है कि ताइवान इंगेज हो गया ना, अमेरिका इंगेज, मेरे जान छुड़ाना चाह रहा है, फंस गया वहाँ, फंसा रहेगा जितनी देर, तो मुझे बताइए ऑकस कहाँ गया? ये नहीं, अगर इंडिया का एक कहना है कि हमारी एक साइड डिस्टेबलाइज हो गई और हमारी अमेरिका ने मदद नहीं की, तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स क्या उतर के वहाँ पे, इनका क्या ख्याल था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला देते? मसला ये है कि ये, अच्छा ये इंडिया का भी इशू नहीं है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ है, ये मोदी सरकार का हुआ है। अगर यहाँ होते ना, मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया प्रॉपर जिनको हम जानते हैं, वो कभी ये नफरत की सियासत नहीं होने देते। मैं बहुत से हमारे ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक मुख्तलिफ औकात में नुक्ता नज़र होता है, लेकिन मैं कम से कम समझता हूँ कि ये हिंदुत्व रियासत जो बनी है ना, हिंदुत्व रियासत, ये उसको बनाने के चक्कर में, या पता नहीं हिंदुत्व रियासत या खंड भारत या क्या खुदा क्या जहन था, मुझे नहीं, सड़कों के शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं, मसाजिद जश्न मना रहे हैं, बाबरी मस्जिद, ओ भाई क्या मतलब क्या? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप हम ये कहें कि कोई चर्च, मैंने आपको ना मस्जिद में ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते हैं, मसाजिद में उलमा कोई किसी माइनॉरिटी को तलफ़ से गलत है, हमारे हम जैसे हैं वो सारे, लेकिन अगर किसी चर्च पे या किसी मंदिर के साथ कोई मसला, सबसे पहले रियासती अदारे वहाँ पे एक्टिव होते हैं और इंश्योर करवाते हैं कि ये मामला दोबारा ना हो। बीच में छोटे मोटे के देहातों में इधर उधर हो जाए, रिपोर्ट हो जाए ये बात कैसे हुई है और ये किसी चर्च को नुकसान पहुंचा। अब देखा है आपने होली कैसे मनाते हैं पाकिस्तान में, क्रिसमस कैसे मनाई जाती है, सरकारी सतह पे हमारी बातें होती हैं सेलिब्रेट। अब ये कि आप वोट लेने के लिए ऊपर नीचे आप उनको आपने मतलब अचानक आपको ख्याल आ रहा है कि सेकुलरिज्म, जो मैंने कल भी बात की थी कि हिंदुत्व के लोगों को, हिंदुत्व जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, मैं पूरे इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा ना, इंडिया की तो ज़बरदस्त उनका कल्चर, उनकी बातें, वो छोड़ें, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को अचानक सेकुलर याद आ रहा है। सेकुलर थी हसीना वाजिद, इस्लामिस्ट, अच्छा हमें उम्मीद है, जो वो कह रहे हैं डॉक्टर यूनस कहाँ से इस्लामिस्ट हो गए, अच्छा नहीं वो ये 2-3 दिन के बाद अब तब्दील होना शुरू होंगे। लेकिन आप देखें कि ये एक बहुत अजीब सी बात नहीं है जो मैंने, मतलब आप ये देखें ना कि अगर बंगला, जो मैं बात अपनी कल वाला पॉइंट ही रेज कर रहा हूँ कि ये ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, और ये वो ऑर्डर था जिसमें बैलेंस ऑफ पावर और जिसमें जो है वो कोई आदमी बात ना करे। पाकिस्तान में भी वही ऑर्डर नाफिज था जो खत्म हो रहा है और खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही था ना, उसने जो उससे कहा वो उसके करीब है, उधर लॉबिंग फर्म हायर कर लो, पाकिस्तान में हुकूमत कैसे बनेगी, वो वैसे बनेगी जिसकी लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, वो बाहर से लॉबी होगी, वहाँ से फ़ोन करवाएंगे, अच्छा भाई वहाँ से कॉल आ गई। और क्या हुआ हमारे यहाँ इतने सालों में? अब हो सकता है नहीं, अब ये कि आपको फ्रेंडली रहना है, ऐसी हुकूमत हो जो सबके साथ, ऐसे लोगों जो सबके साथ फ्रेंडली रहें, और डिप्लोमेसी भी चेंज हो रही है। वो नहीं डिप्लोमेसी के क्लब में बैठे हुए हैं लोग और दोस्तियां कर रहे हैं और क्या क्या लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ, नहीं, वो खत्म हो गया वो तो। अब तो बड़ी आपने स्ट्रेट बात करनी है। कतर को देखें आप, सऊदी अरेबिया को देखें, इजिप्ट को देखें, आप यूक्रेन की क्या धुत बनी है जाके, नेटो एक्सपेंशन, ओ भाई नेटो किधर गया जेलेंस्की? 3 दिन में नहीं 3 हफ्ते का खेल है ये। मैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये जो 2022 म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वहां पे एक मजाक सा बन गया, मैंने कहा ये खिंच गया, अगर ये जंग खिंच गई, वो देखिए कितनी खिंच गई, मोर देन यू थिंक इट विल गो बियॉन्ड 3 वीक्स। मतलब डिसाइड करके बैठे हैं कि ये 3 हफ्तों के अंदर यूक्रेन ने फारिग हो जाना। अब इशू ये है सारा कि यहां से नया ऑर्डर जन्म लेगा, पाकिस्तान में भी ऑर्डर, ये किस शक्ल में आएगा, कैसे आएगा निज़ाम, कैसे तरतीब पाएगा, ठीक है, कैसे आगे अवाम ने चलना है, कैसे, इसको कोई बचा ही नहीं सकता। मैं खामोश, इसको कोई भी नहीं बचा सकता इस सिस्टम को, ये जो इस वक्त मौजूद है ना, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रहा। जमहूरियत अपनी जगह रहेगी। आपके ख्याल से आमरीत आ गई है बांग्लादेश में?
वहाँ कोई आपके ख्याल से वो स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, लोग पूरा मुल्क खुशहाल है, मतलब सुकून हो गया, चैन आ गया वहाँ पे, सकून.com पूरे बांग्लादेश में। तो आपका क्या ख्याल है कि मगर वहाँ पर ये जो 2 नंबरी थी कि जी इतना नंबर ऐसे होगा, आप देखें आ गए ना इकोनॉमिस्ट, अब वो बताएंगे आके कि प्रॉपर पोजीशन क्या है बांग्लादेश की, और ज़बरदस्त है। लेकिन मैं सिर्फ बात कह रहा हूं कि ये सिस्टम है जो गिरेगा, और ये सिस्टम इसलिए गिरेगा, क्यों गिरेगा सिस्टम? ये सिस्टम इसलिए गिरेगा कि ये सिस्टम के स्ट्रीट पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके, और ये हमारे यहां नहीं होता था, जिन अफ्रीका के मुल्क भी हायर करते थे, उन्होंने ठुड्डे मार के निकाल दिए वहां से, बेसेस खाली करवा दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये अवाम को डिलीवर नहीं कर, मैं जमहूरियत के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कोलैप्स हो गया। अब आप इसको उठा के सर पे बिठा के इसको चलाते रहें, मैं तो इसमें बात नहीं करता, इसको चलाते रहें, हफ्ता चलाएं, 5 दिन चलाएं, 10 दिन चलाएं, मतलब इसको चलाने के लिए कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है, उन अवाम ने दूत बना दिया आके वहाँ सीना वाजिद की। अमेरिका उनको भी मुबारकबाद दे रहे हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, वो उधर कह रहे हैं अवाम के साथ खड़े हैं। ये अवामी नुमाइंदे, खुदा का वास्ता उनके भी अवामी नुमाइंदे ही थे वहाँ पे, सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत अवामी नुमाइंदे आए थे जिनका पता नहीं चला सारे किधर गए। तो बात ये सारी कि हमें भी पब्लिक को डिलीवर करना है, अदारों को मजबूत बनाना है। उनके यहाँ देखें अब अदालतें नए सिरे से अपना काम, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इसी तरह से, और वो आज़ाद बांग्लादेश भूटान बने, भूटान अच्छा आसपास के मुल्क भी इसी तरह से वो जो है ना वो आगे निकलेंगे अब, क्योंकि एक और ये मोदी सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है। ये तो अच्छा हुआ कि इलेक्शन बाद में हुआ, यानी ये वाकया पहले पेश आया, ये वाकया बाद में पेश आया, बांग्लादेश वाला इलेक्शन पहले हो गया था, वरना मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार के साथ क्या होता। ये बांग्लादेश की जो उनकी पॉलिसीज जिस तरह से उन्होंने अजीब व गरीब सूरत हाल अपनाई है, लेकिन ये कि बहरहाल सुकून अमन आना चाहिए। कोलैप्स हो गया, ऑटो कोलैप्स हो गया, इंटरनेशनल ऑटो कोलैप्स हो रहा है, और ये जब यूनिपोलर से जब भी मल्टीपोलर की तरफ जाती है ना दुनिया, पहले भी गई है ना, एक एम्पायर टूटी, मंगोल गिरे, उधर से वो गिरे, उधर से वो ब्रिटिश गिरी, वो गिरे, तो ये फिर वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जाती है, फिर एक यूनिपोलर आ गया बीच में दोबारा फेज, वो जो मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, तो ऑटो कोलैप्स हो रहा है। तो बराए करम हम भी जो है ना वो भी इस माइंड सेट से निकलें कि वहाँ पे अमेरिका में जो सदर बनेगा तो वो उसकी कॉल आएगी तो फिर उसके ओ भाई क्या हो गया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम अपने मुल्क को खुद ठीक करें। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआओं के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।